अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ ऑफ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ये पोइम जो है जॉन डन की है और वैलिडिक्शन का मतलब होता है फेयरवेल, जुदाई। फॉरबिडिंग का मतलब होता है मना करना और मॉर्निंग का मतलब होता है कोई दुख कर रहा हो या फिर कोई अफसोस कर रहा हो। तो इस पोइम में जो है ना, जॉन डन जो है कहीं पे जा रहे हैं, किसी सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। जैसा किसी की एक भी पहले भी एक पोइम हमने की है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसमें भी यही चीज़ थी कि वो किसी सफ़र पर रवाना हो रहे थे और अपनी बीवी को जो थे वो तसल्ली देते थे एनी मोर के लिए। उन्होंने ये पोइम भी उन्होंने इसी सिलसिले में लिखी है कि वो उसको, वो जो रो रही है, परेशान है, सैड है, उसको जो है दिलासा दे रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज़ वन ऑफ डन्स फेमस लव पोइम्स। कि जॉन डन की जितनी भी लव पोइम्स हैं उनमें से एक है ये पोइम, रिटन टू हिज बिलव्ड वाइफ, जो उन्होंने अपनी प्यारी बीवी के लिए लिखी थी, एनी मोर के लिए। डन वॉज लिविंग टू फ्रांस एंड हिज वाइफ वॉज वरीड ड्यू टू हर हस्बैंड्स पार्टिंग। जॉन डन जो थे वो फ्रांस की तरफ जा रहे थे और उनकी जो बीवी थी अपने हस्बैंड की जुदाई की वजह से परेशान थी। व्हेन डन वाज लिविंग द पार्टिंग वर्ड्स टू से गुड बाय टू हिज वाइफ ब्रॉट टीयर्स इन एनीज आई। जब जॉन डन जो थे उनको छोड़ के जाने लगे थे और उनको गुड बाय कह रहे थे तो उनकी आंखों में, उनकी वाइफ की आंखों में जो थे, एनी की आंखों में आंसू आ गए थे। डन कंसोल्ड हर बाय हिज दिस सॉन्ग टू स्टॉप वीपिंग एंड मॉर्निंग। तो जॉन डन ने ये पोइम जो है, ये जो सॉन्ग है, ये उसको सुना के उनके रोने को और उनके दुख को कम करने की कोशिश की थी। डन प्रेजेस देयर लव डैट इज़ स्पिरिचुअल लव। वो उन्हें अपनी जो है अपनी मोहब्बत की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि हमारी जो मोहब्बत है वो रूहानी है। एंड आस्क्ड हिज वाइफ नॉट टू मोर्न ऑन दिस पार्टिंग। और अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम्हें हमारी जुदाई पे परेशान होना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। डन यूजेस मेटाफिजिकल कंसीट्स का मतलब होता है खुद भी नहीं, मतलब वो ये जॉन डन को वैसे भी मेटाफिजिकल पॉइंट कहा जाता है। इसका हमने एक क्वेश्चन पूरा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। टू डिपिक्ट हिज ट्रू लव टुवर्ड्स हिज वाइफ विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब डन जो हैं वो अपनी बीवी को जो है मुख्तलिफ चीज़ों की मिसालों के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। थीम ऑफ द पोइम अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज़ द इनसेपरेटेबिलिटी ऑफ ट्रू लवर्स। इस पोइम का जो मेन थीम है वो ये है कि जो ट्रू लवर्स होते हैं, जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं, वो एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं हो सकते, इवन व्हेन दे आर फिजिकली सेपरेटेड। बेशक वो फिजिकली मतलब सेपरेटेड हो जाते हैं, मतलब यानी जिस्मानी तौर पे तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन रूहानी तौर पे वो हमेशा साथ रहते हैं। टू प्रूव द पॉइंट द पोइट पाइल्स अप अ नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। इस पॉइंट को साबित करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए जॉन डन ने जो आर्गूमेंट्स के दलाइल के ढेर लगा दिए हैं। दिस इज़ अ कॉमन लव थीम ऑफ जॉन डन एज ऑफ अदर मेटाफिजिकल पोइट्स। तो जॉन डन की पोइम का जो है ज़्यादातर थीम जो है वो लव होता है, और वो इसके अलावा उनको मेटाफिजिकल पोइट भी कहा जाता है। मेटाफिजिकल उसे कहते हैं जो कि बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बात करे, मतलब इंसानी समझ से बहुत दूर की जो बात करता है, उस पोइट को कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ लव इज़ द लव ऑफ माइंड एंड हैज़ नथिंग टू डू विद जॉयज़ ऑफ सेक्स। तो वो कहता है कि हमारी जो मोहब्बत है ना, वो तो इस तरह की है कि हम जहनी तौर पे, हम दिल से जो है एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक दूसरे को फिजिकली इंजॉय कर सकते हैं या नहीं, हम सेक्शुअली प्लेजर्स ले सकते हैं या नहीं। द सोल्स ऑफ द ट्रू लवर्स आर वन एंड देयर फॉर अ टेम्परेरी सेपरेशन कैन नॉट कॉज अ ब्रीच ऑफ लव। अब वो कहता है कि यानी सच्चे जो प्यार करने वाले होते हैं ना, उनकी जो रूह जो होती है ना वो एक होती है। अगर उनको वक्ती तौर पे जुदा होना पड़ भी जाए तो उनकी मोहब्बत को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एब्सेंस एक्सटेंड दैट डोमेन एट एक्सपेंस ऑफ लव। अब वो कहता है बल्कि जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनकी मोहब्बत में तो मज़ीद इजाफा हो जाता है, मज़ीद वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मज़ीद उनके जो एहसास और जज्बात होते हैं एक दूसरे के लिए वो बढ़ जाते हैं। द थीम हैज़ बिन प्रेजेंटेड बाय द evocative arguments in association with far-fetched and fantastic conceit drawn upon geology, natural calamities, astronomy, geometry, etc. अब पॉइट ने जो है अपनी ये बात वाइफ को अपनी समझाने के लिए बहुत सी दलाइल दी हैं। उसने मुख्तलिफ मिसालें ली हैं, जियोलॉजी से ली हैं, मौसमों की बात की है, एस्ट्रोनॉमी की, सितारों की बात की है, और ज्योमेट्री की बात की है। द पोइम इज एस्टोनिशिंगली विटी एंड एट द सेम टाइम मूविंगली टेंडर पोइम। ये पोइम जो है बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। उसमें जो उसने ऑब्जेक्ट्स यूज़ की हैं वो भी जो है बहुत एस्टोनिशिंग हैं, बहुत जो है अमेजिंग है। देयर इज़ नीदर एनी मॉकरी नॉर एनी टच ऑफ सिनिसिज्म। मॉकरी का मतलब होता है फ़न का, यानी मजाकिया टाइप का, इसमें कोई भी एलिमेंट देखने को नहीं मिला। नॉर एनी टच ऑफ सिनिसिज्म, और सिनिसिज्म कहते हैं मतलब यानी ऐसी मोहब्बत जिसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे शक शुबा किया जाता है, एक दूसरे की मोहब्बत पे यकीन नहीं किया जाता। What makes the poem remarkable is the use of far-fetched conceit producing the images of astonishing variety। सबसे ज़्यादा जो इस पोइम की रिमार्केबल बात है वो ये है कि इसमें far-fetched बहुत ज़्यादा दूर दराज से जो खींच के लाते हैं ना कंसीट्स, यानी बहुत सी चीज़ों की उसने मिसालें दे के अपनी पोइम को जो है मज़ीद इफेक्टिव बनाने की कोशिश की है। फर्स्ट देयर इज़ एन इमेज ऑफ डेथ। सबसे पहली जो उसने इमेज यूज़ की है वो डेथ की है। फॉर पार्टिंग इज़ अ काइंड ऑफ डेथ। वो कहता है कि जुदा होना एक मौत की तरह होता है। द पोइट सेज डैट व्हेन विचुअस पीपल डाई
दे डू नॉट मोर्न और ग्रीव। वो कहते हैं कि जब नेक लोग जब वफात पा जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, उनको कोई दुख नहीं होता। और अदर दे डाई ग्लैडली, बल्कि वो खुशी से मरते हैं। फॉर दे नो डैट डेथ इज़ अ गेटवे टू हेवन, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनकी मौत उनको जन्नत में ले जाएगी। The poet convinces his beloved, saying that as the virtuous man's soul parts from his body। अब वो अपनी वाइफ को, अपनी बिलव्ड को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब नेक लोग मरते हैं ना तो उनकी रूह जो होती है वो उनके जिस्म से निकल जाती है। सो शुड द लवर्स पार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो जो सच्चे मोहब्बत करने वाले होते हैं उनको एक दूसरे से जुदा होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो फ्लड ऑफ टीयर्स। वो कहता है कि अगर दो लोग जो जुदा हो रहे हैं, दो लवर्स अगर जुदा हो रहे हैं तो उनकी आंखों में जो है आंसुओं का सैलाब नहीं आना चाहिए। नियर द टेम्पेस्ट ऑफ साइंग, और ना ही उनके चेहरे पे गम के आसार नजर आने चाहिए। देयर लव इज़ समथिंग सैक्रेड एंड स्पिरिचुअल। उनकी मोहब्बत तो मुकद्दस है और रूहानी है। एंड देयर फॉर दे मस्ट नॉट डिफाइल देयर लव बाय वीपिंग और मॉर्निंग एज ऑर्डिनरी पीपल डू। तो वो कहता है कि उन्हें तो डिफाइल का मतलब ख़राब करना या फिर यानी लोगों को बातें करने का मौका देना। तो वो कहता है कि जब हमें तो फिर वो आम लोगों की तरह यानी रो के या आंसू बहा के आम लोगों की तरह अपनी मोहब्बत को ख़राब तो नहीं ना करना है। तो हमारी मोहब्बत तो पाक है, मुकद्दस है, हम क्यों लोगों को बातें करने का मौका दें। इन द नेक्स्ट स्टैंजा वी फाइंड एन इमेज दैट डॉक्टर जॉनसन डिफाइज एज द मोस्ट heterogeneous elements yoked violently together। द इमेज, अब इसमें जो है ना वो डॉक्टर जॉनसन का रेफरेंस देता है। उसने जो है कुछ बात की है, द इमेज ऑफ अर्थक्वेक, जलजले की बात की है। एंड द मूवमेंट ऑफ द स्फीयर्स आर ब्रॉट इनटू द बैकग्राउंड, कि वो कहता है कि जलजले की मिसाल के जरिए उसने ना समझाने की कोशिश की अपनी बीवी को। मूविंग ऑफ द अर्थ एज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कॉजेज हार्म एंड गिव्स राइज टू ग्रेट फियर्स। कि क्या होता है कि जब ज़मीन पे ज़लज़ला आता है, किसी ज़लज़ले के दौरान जो है ना वो लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा हो जाती हैं और काफ़ी जगहों पे तो बहुत सारा नुकसान होता है। पीपल मे कैलकुलेट द डैमेजेस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। अब जो लोग जो हैं वो उससे होने वाले ज़लज़ले से होने वाले नुकसान का जो है कैलकुलेट करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। बट द मूवमेंट ऑफ द स्फीयर थो मच ग्रेटर कॉजेज नो डैमेज। लेकिन उनके पूरे स्फीयर में, पूरे उसके सर्कल में क्या फ़र्क पड़ता है, यानी हम फ़र्जी तौर पे जब ज़लज़ला आता है हम लोग एक दफ़ा खौफ ज़दा होते हैं, ठीक है, तो हम जो है कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जो कि ज़लज़ले की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती हैं। मतलब जैसा कि वो 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ला आया था, उसने बहुत सी तबाही मचाई थी। तो लेकिन क्या है कि हम वक्ती तौर पे उसके लिए परेशान तो होते हैं, लेकिन बाद में दूसरे लोगों ने उसके ज़लज़ले की वजह से क्या सफ़र किया था, उनको क्या नुकसानात उठाने पड़े थे, हमें उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसे भूल जाते हैं। बट द मोमेंट्स ऑफ द स्फीयर थो मच ग्रेटर कॉजेज नो डैमेज, द पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। लोग जो है इस बात से खौफज़दा नहीं होते, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि क्या नुकसान हो सकता था, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि उनको इस बात का पता ही नहीं होता। द पोइट्स लव ग्रेटर दैन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मॉर्टल्स इज़ बोथ सिलेस्टिकल एंड इनोसेंट। अब पोइट जो है ना वो कहता है कि हमारी जो मोहब्बत है ना वो तो यानी आम, यानी कोई फ़ानी तो नहीं है, ख़त्म होने वाली तो नहीं है, ये तो बिल्कुल यानी ज़लज़ले का जो खौफ होता है वो तो वक्ती तौर का होता है ना। तो लेकिन वो कहता है कि हमारी मोहब्बत जो है वो तो इमॉर्टल है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। टू मेक द पॉइंट क्लियर द पोइट लाइकन्स देयर सेपरेशन टू द मूवमेंट ऑफ द स्फीयर्स। फिर वो अपनी मोहब्बत को स्फीयर्स की जो मूवमेंट होती है, मदार की जो मूवमेंट होती है, उससे कंपेयर करता है। देयर मूवमेंट इज़ वायलेंट दैट देयर ऑफ अर्थ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब जो है ज़मीन एक अर्थक्वेक के दौरान, एक ज़लज़ले के दौरान जिस तरह से हिलती है, एंड स्टिल इट डज़ नॉट कॉज एनी इंजरी और हार्म। तो वो अभी तक उसने अगर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई तकलीफ नहीं दी, से मैं लर्ली देयर स्पिरिचुअल लव इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी मूवमेंट और सेपरेशन। तो फिर वो कहता है कि यानी ज़मीन जो है ना, यानी वो अक्सर ज़लज़ले के बारे में ये कहा जाता है कि यानी ज़मीन के नीचे जो है ना वो दो पत्थर पड़े हुए हैं, जब वो आपस में टकराते हैं या उनके दरमियान में जब वो कॉलिंग होती है, टकराव होता है, तो उससे जो है ज़लज़ला आता है। तो वो कहता है कि जब उसकी वजह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारी जुदाई से क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी जुदाई भी है सिर्फ वक्ती तौर होगी, बाद में हम फिर एक हो जाएंगे। इट इज़ नॉट अर्थली और फिजिकल लव विच ब्रेक्स एंड क्रैक्स। वो कहता है ये फिज़िकल लव नहीं होता जो कि यानी हमारे रिश्तों को तोड़ देगा या हमें जो है हमारे रिश्ते को कमज़ोर कर देगा व्हेन देयर इज सेपरेशन, जब हम एक दूसरे से जुदा होंगे। बल्कि वो कहता है जब हम एक दूसरे से जुदा होंगे तो हम मज़ीद एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अर्थली लव एंड स्पिरिचुअल लव इज़ फर्दर इलेबोरेटेड इन द रिमेनिंग स्टैंजाज। अर्थली लव मतलब फिज़िकल लव, ये से मुराद है कि यानी वो कहता है कि फिज़िकल लव और स्पिरिचुअल लव के दरमियान कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है अगले स्टैंजा में। एंड द इटर्निटी ऑफ स्पिरिचुअल लव इज एजर्टेड, और इस बात पर जोर डालता है कि स्पिरिचुअल लव जो होता है वो कभी ना ख़त्म होने वाला होता है, एंडलेस होता है। स्पिरिचुअल लव इज़ ऑफ द सोल, जो रूहानी मोहब्बत है वो रूहों की होती है। एंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बिलव्ड, और उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका महबूब उसके पास है या उससे दूर है। द कंसीट और गोल्ड टू एवरी थिननेस
beat is then brought to establish that true love does not break by any suppression। अब इन लाइंस में जो है ना वो सोने की मिसाल दे रहा है। अब जो है वो उसने सोने की बात की है। वो कहता है कि यानी जो जो फिजिकली जो अगर दो लवर्स सेपरेट होते हैं तो उससे इनके रिश्ते में कोई जो है कमज़ोरी नहीं आती, कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अंडर गोज एन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इथरवल एंड रिफाइंड लाइक गोल्ड। बल्कि वो कहता है कि उनका रिश्ता जो है मज़ीद ग्रो करता है, उसकी मज़ीद ग्रोथ होती है, वो मज़ीद बढ़ जाता है और इस तरह से हो जाता है कि जैसे सोने को अगर वैन इट इज़ बीटन, मतलब जब सोने को बहुत ज़्यादा जो है हीट दी जाती है, बहुत ज़्यादा हरारत दी जाती है तो वो खालिस हो जाता है। तो इसी तरह से वो कहता है कि उनकी जो मोहब्बत है वो दूर होने पर, सेपरेशन पे मज़ीद खालिस हो जाएगी। स्पिरिचुअल लव इज़ लाइक गोल्ड इज़ इन्फिनिटली इलास्टिक एंड प्रीशियस। तो वो कहता है कि रूहानी मोहब्बत जो होती है ना वो सोने की तरह होती है जो कि दूर होने से बढ़ती है। यानी जैसे इलास्टिक को जब हम खींचते हैं तो वो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है ना, तो वो इसी तरह से अपनी वाइफ को समझा रहा है कि यानी जब हम एक दूसरे से दूर होंगे तो जो हमारी मोहब्बत होगी वो बढ़ जाएगी एंड प्रीशियस, और हमें एक दूसरे की मज़ीद कदर होगी। The superiority of this spiritual love is further illustrated by bringing in the famous conceits of the pair of compasses। अब कंपास का आपने देखा होगा कि उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और वो एक पॉइंट पे जो है वो सेंटर में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द लवर्स आर लिमिटेड टुगेदर स्पिरिचुअली इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड फिजिकली। वो कहता है कि लवर जब एक दूसरे से रूहानी तौर पर जुड़े हुए होते हैं तो वो अगर फिजिकली एक दूसरे से जुदा भी हो जाए, जस्ट एज द टू लेग्स ऑफ अ कंपस, जैसे कंपस की दो टांगे होती हैं, मतलब एक उसका रुख जो है वो नॉर्थ की तरफ होता है और एक का साउथ की तरफ होता है, आर यूनाइटेड एट द टॉप, लेकिन वो दरमियान से तो जुड़े हुए होते हैं ना, यानी उनके वो जब जितनी मर्जी रोटेशन कर लें लेकिन उनका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो एक ही होता है। द लवर्स मीन गो आउट ऑफ फॉर सम टाइम, हो सकता है कि वो कुछ अरसे के लिए एक दूसरे से जुदा हों, बट ही इज़ बाउंड टू रिटर्न होम, लेकिन वो इस बात से पे बाउंड हैं, इस बात के पाबंद हैं कि उन्होंने घर वापस आना है। द बिलव्ड इज़ फेथफुल एंड लॉयल टू हिम, अगर उनका महबूब उनसे वफादार है, ईमानदार है, जस्ट एज द मूविंग फुट ऑफ द कंपस रिटर्न टू द सेंटर, तो जैसे कंपस के दोनों पाँव जो हैं, दोनों सिरे जो हैं वो अपने सेंटर पे वापस आते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्कल। तो उसका महबूब जो है अगर यानी जैसे वो कुछ अरसे के लिए फ्रांस जा रहा है तो वो कहता है कि मैं भी जो है मुझे तुम्हारी मोहब्बत जो है वापस खींच के लाएगी। फर्दर द पोइम इलस्ट्रेट्स द आर्गुमेंटेटिव क्वालिटी ऑफ मच डन्स वर्स। इसके अलावा उसके ये पोइम जो है ना उसकी जो है वर्स की जो क्वालिटी, मतलब उसने ये पोइम जो है ना वर्स की लिखी है, मतलब राइमिंग स्कीम इतनी ज़्यादा नहीं फॉलो की। द पोइम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द ब्लेंडिंग इमोशन एंड इंटेलेक्ट, और इसमें उसने जज्बात का और समझ बूझ का दोनों का ब्लेंड बना के इस पोइम को पेश किया है। इसके बाद है एज फॉर मेट्रिकल पैटर्न द पोइम कंसिस्ट ऑफ 9 क्वेटर्न्स। 9 क्वेटर्न्स का मतलब यानी कि क्वेटर्न उस स्टेंजा को कहते हैं जो कि 4 लाइन्स पे कंसिस्ट करता है। तो ये 4 लाइन के 9 स्टेंजास पे कंसिस्ट करती है, मतलब 9 4 36 लाइन्स की ये पोइम है विद द लाइन्स अल्टरनेट राइमिंग अल्टरनेटली, और इसकी जो राइम स्कीम है ना वो हर स्टेंजा में चेंज होती रहती है। एज अ लव लिरिक द पोइम क्रिएट्स एन एक्सेप्शनल लव टाइप ऑफ मेलोडी। तो ये एक लव पोइम है, ये तो हमें पता चल गया, हमने पूरी पोइम पढ़ ली है, और यानी इसमें जो है ना उसने म्यूजिकल सॉन्ग की तरह इस पोइम को लिखा है। द डिक्शन ऑफ द पोइम इज सिंपल, इसकी जो जुबान उसने लिखी है वो बिल्कुल सिंपल है, आसानी से समझ आ जाती है। थो देयर और सेवरल मार्क्स ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन कुछ पॉइंट्स उसने ऐसे यूज़ किए हैं जो कि रीडर्स को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। टू सम अप, अ वेल डिक्शन फॉरबिडिंग वार्निंग में बी एस्टिमेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट लव लिरिक्स ऑफ जॉन डन के। जॉन डन को तो वैसे भी लव पोइट कहा जाता है, उसने क्योंकि बहुत ज़्यादा लव पोइट्री लिखी है, लेकिन उसकी ये वाली पोइम जो है लव लिरिक उसको बेस्ट कहा जाता है। अ वेल डिक्शन फॉरबिडिंग वार्निंग जो है ना उसकी बेस्ट लव पोइम है। इट गिव्स एट वंस हिज कॉन्सेप्ट ऑफ लव, ये उसके जो है मोहब्बत के बारे में नज़रिए को समझाती है। हिज वेस्ट लर्निंग हैबिट ऑफ आर्गूमेंटेशन इन एसोसिएशन विद अनयूजुअल कंसीट्स एंड हाइपरबोल्स। कंसीट्स कहते हैं खुदबिनी को, हाइपरबोल्स कहते हैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना। तो इसमें हमें पता चलता है कि उसका मोहब्बत के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था, और इसकी जो थी आर्गूमेंटेशन की, दलाल देने की, बहस करने की कितनी आदत थी, और ये सारी चीज़ें उसने हमें बहुत सी चीज़ों मिसालों के ज़रिए समझाई हैं। बाई विर्चू ऑफ अ गुड थीम इमेजरी बीइंग ब्लेंडेड विद इमोशन, तो इसके अलावा उसने इसके थीम्स बहुत अच्छे यूज़ किए हैं, इमेजरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और अपने जज्बात को अच्छी तरह से बयान कर दिया। विजन ऑफ स्पिरिचुअल लव एंड लिरिकल ग्रेस द पोइम इज़ अ यूनिक क्रिएशन ऑफ डन इन द फील्ड ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो जॉन डन की जितनी भी मेटाफिजिकल पोइट्री है उन सब में ये बहुत ही यूनिक पोइम है जो कि हर लिहाज से परफेक्ट है। ये थी हमारी इस पोइम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।